चलिए देखते हैं कि किसी सेल के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ जो सेल लिखे उसको द्वारा कर लो, किसी सेल द्वारा, है ना, किसी सेल द्वारा प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है। सेल कैसे दिखाया जाता है आप लोग समझिएगा। इधर सेल में भी अपना क्या होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है ऐसे। और अगर ये क्या करें, एक वाय प्रतिरोध से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इसमें क्या करेगी, सेल धारा प्रवाहित करना शुरू करेगी। ठीक है, सेल कौन होता है, ये हमारा सेल है। क्या है, सेल है। ये सेल ये प्रतिरोध सहित, ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स में बार बार बनाता हूँ। बॉक्स का मतलब क्या समझेंगे, बॉक्स का मतलब ये जो प्रतिरोध दिख रहा है आपको, स्मॉल आर है। ये कौन सा आर है, स्मॉल आर है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सेल का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है। और बहुत अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, सारी की सारी धारा, सारी की सारी ऊर्जा कहाँ भी हो जाएगी, सेल के अंदर ही व्यय हो जाएगी, क्योंकि वहां भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। अभी आप लोग पीछे पढ़ के आ रहे हो कि ई बराबर क्या होता है ना, सॉरी, भी बराबर क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है। अब पता है ये हमारा ईएमएफ होता है। अगर आई आर का मान, अगर आर का मान बहुत ज्यादा हो जाए तो आई का इसमें जब गुणा करोगे तो ई की ये पूरी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। जब बहुत ज्यादा आएगी तो इस में से ज्यादा मान घट जाएगा। मान लो कि अगर 10 वोल्ट का सेल है, पता चला 8 वोल्ट तुम्हारा यही खर्च हो गया और बचा कई वोल्ट, 2 वोल्ट, और किसी काम का नहीं होगा। तो हमको आवश्यकता किसकी होती है, टर्मिनल की। और हमारा खर्च कहाँ हो जा रहा है, इंटरनल खर्च हो जा रहा है। इसीलिए इसका प्रतिरोध क्या करते हैं, बहुत ही कम रखते हैं, है ना, लोवेस्ट रेजिस्टेंस रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिरोध हमारा बहुत कम है, इसलिए मैं साथ साथ रखता हूँ। ये पूरा सेल एक ही है ना। जब आप लोग सेल बनाते हैं, जो आपके ढेर सारे सेल आते हैं, उसके अंदर ये क्या पाया जाता है, प्रतिरोध पाया जाता है। और ये कौन सा है, ये लोड रेजिस्टेंस है। जो हम लोग क्या करते हैं, पंखा वगैरह चलाते हैं, स्विचिंग बल्ब वगैरह चलाते हैं, वो हमारा कौन सा है, उसका प्रतिरोध है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाह प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेल को क्या करते हैं, जब किसी सेल को किसी वाय प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, वाय प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, वाय प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो क्या होती है उसमें, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। क्या बात सही है, धारा प्रवाहित होती है। पता हम लोग यहाँ क्या बताना है, किसी सेल द्वारा प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान होगा कितना, आई का मान कितना होगा। ठीक है ना, हम ध्यान से देखो, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है कि समांतर में, श्रेणी में है, समांतर में बताना। और इधर से जाओगे सीधा, इसे कहीं करंट का डिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो कि श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोध हो हमारे पास इस तरीके से, है ना, तो अगर इसका मान R1 हो, इसका मान R2, इसका मान R3 होता, लोग अच्छा 10 से पढ़े होंगे, R1 प्लस R2 प्लस सीधा सीधा। जबकि कैपेसिटर में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में उल्टा करके जोड़ते हैं, संधारित्र में उल्टा करके जोड़ते हैं। ये भी जानते रहना आप लोग, क्योंकि हम लोग संधारित्र सिलेबस में है, ये वाला सिलेबस में नहीं पढ़ना श्रेणी का समांतर क्रम। ठीक है ना, संधारित्र हमारा क्या है, अगर ऐसे संधारित्र जुड़ा है 3 ठू, तो उसको कैसे जोड़ते हैं, मान लो इसका मान C1 है, इसका मान C2, इसका मान C3, कैसे जोड़ोगे, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। समझ आना, ये डायरेक्टली जोड़ा जाएगा, ये उल्टा करके जोड़ा जाएगा। ये दोनों फर्क है संधारित्र में और प्रतिरोध के कॉम्बिनेशन में। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं करा कि जब किसी सेल के जब किसी सेल को किसी वाय प्रतिरोध से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा हमारा, अगर देखा जाए तो V = क्या होगा, IR। किसमें, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, इसी को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इसके वोल्टेज को क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज का मान होता कितना है, अभी आप लोग लिखे हैं यहाँ पे, V = E - IR होता है। तो हम लोग जानते हैं, चूंकि क्या होता है, V =
ई माइनस आई आर होता है। ध्यान रखिएगा ये स्मॉल आर है और वो कैपिटल आर है, ठीक है ना। तो अब इस V बराबर आई आर ये टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि हम लोग सेल के दोनों टर्मिनल पे प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। और टर्मिनल वोल्टेज हमारा V बराबर आई और ये भी तो टर्मिनल वोल्टेज है। अर्थात इस V को यानी आई आर को हम यहाँ रख सकते हैं, रख दें तो क्या होगा हमारा आई आर बराबर ई माइनस क्या आई आर। समझ आर को दोनों आर को एक साथ कर लो, दोनों आर को एक साथ कर लो, इस आई आर को भेज दो इस तरफ, तो क्या आएगा आई आर प्लस आई आर, बोलो सही है ना, इज इक्वल टू क्या ई आया। अब ध्यान दो ई बराबर, इसको चाहे तो आई कॉमन कर लो, ई बराबर मिलेगा आई आर प्लस आर। हमको निकालना क्या है ना, प्रवाहित धारा आई का मान निकालना होता है। आई का मान निकालो क्या मिलेगा, बोलो आई का मान यहां से निकालोगे क्या मिलेगा, हाँ ई बाई आर प्लस आर मिलेगा हमारा। ये होती है प्रवाहित धारा। कब, जब कोई सेल कहाँ कनेक्ट होता है, किसी वाय प्रतिरोध से किसी चीज से आप जोड़ते हो तो उसका ईएमएफ और अपान क्या वैसे भी हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है भी अपान आर होता है। अर्थात ऊपर वोल्टेज होता है नीचे प्रतिरोध होता है। यहाँ भी तो ऊपर वोल्टेज है नीचे प्रतिरोध है, बस अंतर क्या है कि यहाँ जो ऊपर वोल्टेज है वो पूरे सेल का वोल्टेज है, अर्थात ईएमएफ है। क्या है, ईएमएफ है। और नीचे क्या है, प्रतिरोध। अब ईएमएफ अगर आप लिए हो तो पूरा सेल लिए हो, और पूरा सेल लेने का मतलब क्या, आंतरिक प्रतिरोध भी लिए होगे और वायु प्रतिरोध भी लिए होगे। यहाँ पे अर्थात जब किसी सेल से किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह प्रतिरोध यानी वायु प्रतिरोध आर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दोनों पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि धारा का मान किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर। अगर किसी के लिए धारा प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। समझो बात को, अगर किसी के लिए प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाए तो धारा का मान कम हो जाएगा, है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जैसे आर का मान ज्यादा कर दो, आर स्मॉल आर का मान को बहुत ज्यादा कर दो तो धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। कहाँ का धारा का मान कम होगा, जो हम लोग यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। वो धारा का मान अपने आप क्या होता जाएगा। इसीलिए सेल का प्रतिरोध हमेशा कम से कम रखना चाहिए। जितना कम से कम सेल का प्रतिरोध रखोगे उतना बढ़िया धारा मिलेगी, ठीक। लिखो इतना नहीं, अरे वो छत से आ रहा है लाइट, लिखो कि लाइट कहाँ आ रही है। चलिए थोड़ा आगे आओ, समझते हैं इसको। अभी तक हम लोग जो ओम का नियम पढ़े थे वहां पे क्या था हमारा, आई इज इक्वल टू बी अपान आर था। रीजन ये था कि हम लोग जो ओम का नियम अप्लाई करते हैं वो जनरली किसी सेल का ना होकर के, बल्कि हमारी जो बिजलियां होती हैं घर की सप्लाई जो होती है उसके लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं आई इज इक्वल टू बी अपान आर। लेकिन हम लोग सेल का यूज कर देते हैं, है ना। किसका यूज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे हमें आंतरिक प्रतिरोध से मतलब नहीं है। जो खंभे वाली बिजली हमारी आती है, इन्वर्टर वाली बिजली आती है हमारी, अगर खंभे वाली जो बिजली स्पेशली अगर लिया जाए तो वहां से हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारे इस सेल के द्वारा अगर हम धारा प्राप्त कर रहे हैं सेल के द्वारा, तो वहां पे क्या होता है, खंभे वाली बिजली में केवल आर होता है और यहाँ वाले में क्या आ गया हमारा, साथ ही साथ सेल में क्या है, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी है। और आंतरिक प्रतिरोध होगा जिसका मतलब जो धारा होगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, धारा किस पर निर्भर करती है, कैपिटल आर व स्मॉल आर पर निर्भर करती है, ठीक है। सही है कि नहीं। अगर ध्यान से समझते जाओ टॉपिक को, वन बाय वन चीजों को समझते चलो। यदि मैं क्या करूं, यदि आर इज मच ग्रेटर देन आर, हम जानते हैं इस वाले आर का मान बहुत छोटा होता है। अगर ये 4 ओम का होगा, 5 ओम का होगा, 2 ओम का होगा, 0.2 ओम का, 0.1 ओम का होगा, 0.3 ओम का होगा। बस में इसका मतलब ये वाला प्रतिरोध बहुत बड़ा होगा और ये वाला प्रतिरोध बहुत छोटा होगा। यदि आर का मान बहुत ज्यादा हो, इसको मच ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है ना। 2 बार हम ग्रेटर देन लगा दें तो क्या बोला जाता है, मच ग्रेटर देन। तो आर अगर बहुत ज्यादा हो हमारा किससे, छोटे वाले आर से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आर को छोड़ा भी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा,
छोड़ा भी जा सकता है। सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास कोई प्रतिरोध है, मान लो 12 ओम का, ठीक है, और ये वाला जो प्रतिरोध है हमारा मान लो कि है 0.1 ओम का। कितने का है? 0.1 ओम का है। बात समझ। अब 12 की तुलना में 0.1 एक बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। इसलिए अगर हम यहाँ चाहें, अगर आर का मान बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आर का मान बहुत ज्यादा है जबकि स्मॉल आर का मान बहुत कम है, ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा, ऐसी परिस्थिति में हम इसकी बात को नगण्य मान सकते हैं। यहाँ लिखा हूं, क्या लिखा हूं? इसमें तो आर को छोड़ा भी जा सकता है। छोड़ा भी जा सकता है मतलब क्या? मतलब हम आर को चाहे तो न माने, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू के सामने छोटी वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। बात समझ आया? जैसे अगर हम यहाँ पे मान लो कक्षा 12 का पढ़ा रहे हैं, हम अभी कहते चलो अच्छा बताओ भाई ये कितना होगा सर, तो आप लोग क्या करोगे? अरे जाए क्या सवाल ही लगोगे, छोटा मोटा है ना। कोई सोचेंगे गुरु जी क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इसको कौन पढ़ा, ये दो धन दो बराबर चार। लेकिन यही दो धन दो बराबर चार उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कक्षा 1 में होगा, LKG में होगा और UKG में होगा, है कि नहीं? यही सवाल उसके लिए क्या हो जाएगा? एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम लोगों के लिए क्या है ये? कारण क्या है कि हमारा जो माइंड है और उसका जो माइंड है, ये बड़ा वाला माइंड है, ये बड़ा लेके बैठा है बहुत सारा, और ये वाला छोटा लेके बैठा है। तो छोटे वाले के लिए अपने में महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बड़ा वाला अगर सामने खड़ा हो जाए तो फिर छोटे वाले की वैल्यू क्या हो जाती है? ये आप लोग जानते ही है कि नहीं? होता ही नहीं होता है। सिंपल सी बात है। होगा कि नहीं होगा भाई? इसीलिए लिखा हुआ यदि आर इज मच ग्रेटर देन आर, तो आर को छोड़ा भी जा सकता है। इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो? आई इज इक्वल टू, अगर इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा वैल्यू? E/R। बात समझ आया? अर्थात जो हम ओम का नियम पढ़ते हैं, हम लोग जो ओम का नियम अप्लाई करते हैं, वहां पे स्मॉल आर को भूल जाते हैं, वहां पे स्मॉल आर का प्रयोग नहीं करते हैं। डायरेक्टली हम लोग किसका यूज कर देते हैं? कैपिटल आर का यूज कर देते हैं, जो हमारा वायु प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है उसका यूज कर देते हैं। अब दूसरी बात बताओ, अगर थोड़ा देखते जाओ सब लोग, यहां तो हो गया हमारा आर का मान क्या हो गया? बहुत कम हो गया। आर का मान क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो आई का मान क्या आया? E/R आ गया हमारा। अगर मैं कहूं कि चलो बताओ भाई आर का मान अगर 0 कर दूं, इस वाय प्रतिरोध का मान अगर 0 कर दूं तो क्या होगा? तो वैल्यू मिलेगी I बराबर E/R। I बराबर E/R। इस दौरान क्या होगा? जो हमारा EMF होगा वो लगभग पूर्ण रूप से होगा। क्योंकि कारण क्या है, जब हमारा अगर ये प्रतिरोध हटा दिया जाए तो क्या होगा? ये प्रतिरोध हटा दिया जाए, धारा बहना बंद हो जाएगी। धारा बहना क्या हो जाएगी? कारण क्या है? कारण यह है कि आर का मान 0 कर दो तो नीचे लगभग प्रतिरोध का मान क्या हो गया? 0 हो गया, और परिपथ भी जो बंद था हमारा वो क्या है? खुल जाएगा। तो धारा का प्रवाह क्या होगा? रुक जाएगा। तो ये भी जानते रहो, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आपको बताते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर निकालना हो, इस आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इधर देखो वो आंतरिक प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध के लिए अगर आपको स्मॉल आर का मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बोलो। आई बराबर होता है E/R प्लस आर। ध्यान से देखो, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? हम लोग इसी का सहारा लेके काम करेंगे, R प्लस आर होता है हमारा, ठीक है। आई बराबर E/R प्लस आर, ठीक। अब यहाँ पे ओम का नियम लगा दो, लगा दूं। ओम का नियम क्या कहता है? आई बराबर V/R, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आई बराबर, ऐसे लिख लो, क्योंकि आई बराबर V/R होता है, इसलिए V/R बराबर E/R प्लस आर हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या रख दे रहे हैं? V/R रख दे रहे हैं, और इज इक्वल टू है E/R प्लस आर, लिख सकते हैं। इधर समझे नहीं, हम मुस्कुरा रहे। तो
मुस्कुराओ मुस्कुराओ मत। हम्म, कहो ओके मैम का बताओ यहाँ पे क्या होगा। अगर हम चाहें तो इतना अपान इतना बराबर इतना अपान इतना लिख सकते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है x बटा वाई बराबर, है ना, p बटा q मान लो, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, q बटा वाई बराबर नहीं लिख सकते हैं p बटा x। ये दोनों चीज एक है, एक अलग अलग है, बोलो एक ही है ना यार, कैसे जानोगे एक ही है। क्रॉस गुणन कर दो, क्यू एक्स बराबर पी वाई, यहां भी क्या आएगा क्यू एक्स बराबर पी वाई। आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई समीकरण ऐसे लिखा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिख सकते हो, सब फंक्शन कर सकते हो बराबर के साइन में। तो हम क्या कर सकते हैं, आर प्लस आर बटे आर, ध्यान दो, आर प्लस आर बटे आर बराबर क्या, अगर इतना बटे इतना लिखे हैं इतना बटे इतना करोगे ई बाई क्या होगा, वी होगा। और सिस्टमेटिक समझो, आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे करनी है ये सब हटाते हैं। तो क्या होगा, ये लिखा है आर प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू ई बाई वी। अब बताओ अगर हम आर का भाग दें, इसमें आर का भाग दें तो आर से कट जाएगा, वन बचेगा, वन प्लस आर बाई आर लिख सकते हैं क्या। इस चीज को क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकते हैं, आओ चेक कर लो, वन प्लस आर बाई आर का गुणा इसमें करो तो आर प्लस आर बाई क्या होगा, सही है ना। इसका मतलब इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। तो क्या करोगे, वन प्लस आर बाई आर हो गया इज इक्वल टू क्या हमारा होगा, ई बाई वी होगा। क्या हुआ, क्या होगा ये क्या चप्पल, मतलब तुम्हें पढ़ा था बंद कर दी क्या कुछ नहीं है, वहां बंद हो के जा वो घर खाए पी सो। क्या करोगे, क्या करोगे, हाँ ये मत सोचना गुरु जी का सब रुक जाएगा, है ना, पढ़ा रहे हैं अच्छे से आप लोग पढ़ो, है कि नहीं, स्पेशल इतना बता रहा हूँ सब आप लोगों को, नहीं जाबा वही सलवा वाला बताइए आगे बढ़िए सब। देखो इधर अब क्या होगा, हाँ अब कैसे करोगे, हमको क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध का मान। और आंतरिक प्रतिरोध कौन है, स्मॉल आर है। तो कैसे करोगे, एक को भेज दो इस तरफ, एक को भेज दो इस तरफ, तो आर बाई आर आएगा कितना, ई बाई बी माइनस क्या वन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये वाला आर बचा इसको भेज दो इस तरफ, ये वाला आर बचा इसको भेज दो इस तरफ, तो भेजोगे तो क्या आएगा, बोलो यार, आर ढक्कन में ई बाई वी माइनस क्या, सही है ना यार, सही है। आर बराबर कैपिटल आर, ये आर का गुणा कर दोगे ना इधर तिर्यक, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो बचेगा क्या ई बाई वी माइनस वन। ये आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना सीख लिया हम लोग। ध्यान दो ये धारा मिल गया है, इससे बहुत कुछ होने वाला है। ये जहां लोग ओम का नियम जहां जहां लगता है जैसे जैसे लगता है वैसे वैसे वो लगेगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना भी सीखे। आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, दोनों का भाग करोगे -1, ये निकालने के लिए आता है कि आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे कर सकते हैं। तो यहां शुरू करोगे उसको, आई बराबर ई बाई क्या होता है, आर प्लस आर होता है, यहाँ पे आई बराबर क्या रखोगे, वी अपान आर रखोगे, ये ठीक। अब इतना बटे प्रतिरोध को एक साथ कर लो, देखो मैं प्रतिरोध को एक साथ किया हूं यहाँ पे, ये सारे के सारे प्रतिरोध एक साथ है ना। तो क्या करोगे, आर प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू ई बाई वी। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। अब क्या किया मैंने, इसको इस फॉर्म में लिख दिया,
है ना। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे लिखा है कैसे लिख सकते हो, आर प्लस आर बाई आर मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हो इसको, आर बटे आर धन आर बटे आर, समझ आ रहा है। अब यार आज कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना, एक धन आर बटे आर, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक को भेज दो किस तरफ, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया, और आर को भेज दो क्योंकि हमको क्या निकालना था, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना था, तो आंतरिक प्रतिरोध निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको भी छाप लो आप लोग आगे पूरा। लोड प्रतिरोध में ध्यान से समझो सब लोग, सेल द्वारा स्थानांतरित शक्ति। हमने आपको बताया कि अगर आपको धारा का मान मिल गया है, धारा का मान अगर आपको मिल गया है तो आप उससे कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक। जैसे हम लोग ओम का नियम अप्लाई करके कहीं पे शक्ति निकाल रहे हैं, कहीं पे ऊर्जा निकाल रहे थे, है ना। यहाँ भी क्या निकाल सकते हैं हम लोग, लोड प्रतिरोध में सेल द्वारा स्थानांतरित शक्ति, अर्थात उस सेल में, अर्थात जो हमारा सेल है, सुनत जा बहु, ठीक है ना, ये जो आर है हमारा, इसमें कितनी शक्ति व्यय हो रही है, किसके द्वारा, सेल के द्वारा। यह सेल इसमें कितना स्थानांतरित शक्ति लिखा है, माने वो कितना स्थानांतरित, मतलब अपना कितना ऊर्जा लॉस कर रहा है, कितना शक्ति स्थानांतरित कर रहा है। और शक्ति का फार्मूला क्या होता है, ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है सेल के साथ, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए शक्ति वाला फार्मूला क्या होता है, हाँ क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है फार्मूला, आई स्क्वायर आर होता है, और समांतर क्रम के लिए बी स्क्वायर बाई आर, बी स्क्वायर बाई वो समांतर क्रम के लिए होता है, ठीक है ना। अगर ये आई स्क्वायर आर का, अगर ये आई स्क्वायर आर होता है तो चूंकि आई का मान यहाँ पे क्या है, आई का मान यहाँ पे क्या है, इसको रखोगे अब कितना, ई बाई आर प्लस आर, इसको ले जाओ यहाँ रखो, तो क्या मिलेगा, पी बराबर, है ना, इसको रखो, आर प्लस आर का क्या होल स्क्वायर और इंटू ये होगा हमारा क्या, स्थानांतरित। अब देखो ये सब चीजें स्वयं से करने के लिए है, भले मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूं, लेकिन ये सब खुद, जैसे मान लो एग्जाम में अगर कुछ आता है शक्ति से संबंधित और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी जोड़ दिया, अर्थात स्मॉल आर का मान भी दिया हो, ये सब स्वयं से करने वाली चीजें हैं, ठीक। हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया, बोलो क्यों नहीं अप्लाई किया। पहली चीज, इसमें धारा है नहीं है, हमको क्या यहाँ से धारा मिली है ना, तो धारा का मान आसानी से लोग किसमें रख सकते हैं, इसमें। साथ ही साथ ये किस क्रम में जुड़ा है, लोड रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग शक्ति का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, धारा का, है ना। और समांतर क्रम के लिए क्या यूज करते हैं, वोल्टेज का। ये शक्ति व्यय होगी हमारी, समझ आया। कुछ किया नहीं हूं मैं, बस कुछ नहीं किया हूँ, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर रखा हूँ, आई का मान उठा के यहाँ से रख दिया हूँ, ठीक है। छाप लो इसको। एक बार बताओ, चलो चलो सुनो सुनो सुनो, अगर हमारा सेल के द्वारा, समझ गया, सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी टर्मिनल बोलता, V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है, सुनते जा सब लोग। V बराबर क्या होता है, E माइनस, धारा का मान कितना आया, E बाई नकल मान बता रहे हो, अरे I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है, ये V क्या है, EMF, R क्या है, R प्लस R है, समझ आ रहा है। अगर इस प्रतिरोध का मान बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा, E बाई R। और क्या बताया गया आपको, आंतरिक प्रतिरोध R का मान बताया गया, R ढक्कन में E बाई V माइनस 1, समझ आया। और क्या बताया गया, शक्ति व्यय बताया गया, कितना बताया गया, इसको रखो, E बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या, कैपिटल आर, समझ रहा ना। इतने फार्मूले आपको बताए गए हैं सेल के लिए अप्लाइड करने के लिए, और इससे संबंधित सवाल, इससे संबंधित फार्मूले आपको सामने मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग इन सभी को ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना, समझ गए। अब आगे हम लोग हेडिंग करेंगे सेलों का संयोजन। नेक्स्ट हेडिंग करो, सेलों का
सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हेडिंग करिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। ना ये क्या लिखिएगा, अब ओके लिखा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, तो हम लोग सेलों का संयोजन क्यों करते हैं? संयोजन माने जोड़ना। तो सेलों को क्यों जोड़ते हैं भाई? हमें सेल को जोड़ना है, तो सेल जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? अधिक क्या करने के लिए? ऊर्जा के लिए। चलो बहुत अच्छा है, अधिक ऊर्जा के लिए। और कोई बताए कुछ? सेलों को क्यों जोड़ा जाता है आपस में? सेल जोड़ा कि नहीं कभी? कहाँ जोड़े थे? टार्चिया में। टार्चिया हम क्या करते हैं? ये टार्च हो गई, ये देखो ये क्या हो गई, ये टार्च हो गई। और क्या समझ रहे हो? टार्च से हल्कार तुमको दिखेगी, ये टार्च हो गई। खतरनाक एकदम बनाना। पहले कलाकारी में बहुत तेज थे हम, ठीक है ना? देख रहे हो, इसमें लोग सेल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? बड़ा से लगाते हैं, छोटा छोटा कई सेल, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, जितना मन करे, लेकिन जितना जगह है उतना ही। मान लो इसमें एक सेल हमने यहाँ लगाया, ध्यान से देखते हो, ऐसे लगता है ना? ईवर रेडी है, एवरी डे है, ईवर रेडी है। एक सेल यहाँ लगा दिया। सेल लगाना सीख लो, सेल लगाना सीख लो, सेल लगाना सीखो यार, ठीक है? ऐसे ही सेल लगा करके हम लोग क्या कर देते हैं? नट कस देते हैं। ये देखो, ये देखो, एक सेल भेज दिया अंदर, ये वाला टर्मिनल जो मान लो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, टर्मिनल जो निकला होता है, ठीक है ना, उसको आगे रखते हैं, और फिर ये वाला आगे रखोगे, फिर अगला वाला इस क्रम में लगाना है। पता चला ऐसे लगा दिए। अब कोई कोई होता है कि पहली बार टास्क को खोला होता है, जैसे मंगल से खेचे डाल दें, खेचे डाल दें, उन्हें पता नहीं कैसे डालेगा, नहीं 5 से चले, 2 से न चले, ज्यादा टाइम में चले ना सर। इसका मतलब है, अनमोल है, सुना, इसका वाला रेड टर्मिनल इसके वाले धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, फिर इसका वाला रेड टर्मिनल इसके वाले धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। सेलों का संयोजन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमको विद्युत धारा का मान ज्यादा चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सेलों को जोड़ देते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलों का संयोजन। इसका लक्ष्य केवल एक ही है, क्या? धारा को बढ़ाना। धारा को जब हमें टॉर्च दूर तक मारने की जरूरत होती है, जैसे मान लो कि हम जंगल में रहते हैं, हम अब हाईवे पर रह रहे हो या फिर मतलब किसी शहर में रह रहे हो, तो आपको टॉर्च की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मान लो कहीं जंगल वंगल वाले एरिया में रह रहे हैं, है ना, मान लो जैसे जराव उराव में कोई रहता है, ठीक है, तो वहां क्या है? वहां हर कदम पे खतरा। सुनो, वहां हर कदम पे क्या है? खतरा है। क्या खतरा है? जानवरों का। निश्चित रूप से अगर वहां शेर में आ जाए, तेंदुआ आ ही सकते हैं, है ना? तो अगर ये लोग आ गए, पता चला कि कंफ्यूज हो गए कि क्या है, तुम्हारी टार्च काम नहीं कर रही है, छोटा सा टार्च लेके पहुंच गया हो और उसमें जो एक टूसेल लगा है, उसके बाद उतना दम ही नहीं है कि क्या दे, ऊर्जा दे पाए, शाइनिंग कम है, चमक कम है, और तुम समझ नहीं पाते तेंदुआ है कि बिल्ली है, तेंदुआ है कि बिल्ली है। इसी कंफ्यूजन क्या किए, पहुंच जाओगे पास तक, और तुमका क्या करेगा? दबोच लेगा वो, है कि नहीं? वही चीज है। तो ध्यान रखो, सब लोग सेलों का संयोजन करोगे तो सेलों के संयोजन से हमें क्या होता है? अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यही नहीं, आप लोग घर पे देखो, जब इन्वर्टर लोग लगवाते हैं, जिनके यहाँ ज्यादा सप्लाई देना, आप हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हो, हॉस्पिटल में बैटरियां जो रखी गई होती हैं वो एक से अधिक रखी गई होती हैं। किसी के यहाँ 5 बैटरियां रखी होती, बड़े हॉस्पिटल 10-10 बैटरियां ऐसे रखी होती लाइन से, है ना, बड़ी बड़ी बैटरियां, है ना।
तो मतलब स्कूल स्कूल में भी आप जाओ, वहां क्या करते हैं, बैटरियों का संयोजन कर देते हैं, बैटरियों का संयोजन कर देते हैं। संयोजन करने से क्या होता है कि एक साथ वो ज्यादा ऊर्जा व्यय करेगा, और एक साथ ज्यादा ऊर्जा व्यय करेगा तो ज्यादा अप्लायंसेस हमारे चलेंगे, ज्यादा उपकरण हमारे एक साथ चल पाएंगे। पता चला तुम एक बैटरी रखे हो, अब वहीं तू मरीज का ऑपरेशन किए हो, उसको कूलर चाहिए चला दिए, तुम्हारा सब लोग वेन हो गया। अब मरीज का जो ऑपरेशन हुआ है सब पूरा, अब क्या करोगे, कहाँ से हो जाए। अब गर्मी लग रही है उसको, इन्फेक्शन हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसको क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए। ऑपरेशन इसीलिए कहा है ना, ऑपरेशन कब कराना चाहिए, ठंडी के समय में। अब वो बरसात में करा लोगे, वो गर्मी पसीना वाले कंडीशन में करा लोगे, और सही से तुम जो है माल व्यवस्था नहीं मिला बिजली उजली का, तो क्या हो सकता है, हाँ नहीं मिला तो खतरा हो सकता है। तो दोबारा जाकर फिर डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करके जो सड़न गलन का फिर उसको काटेगा, फिर निकालेगा, फिर अब यही चलता रहेगा सुनो, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो